एनगंगवुक नाम का एक रेस्क्यू वर्कर जो पिछले 16 दिनों से हर रोज इसी जगह मलबे को हटाकर लाशें ढूंढ रहा था। ये था साउथ कोरिया का सोल शहर, जहां एक शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स ताश के पत्तों की तरह ढह गया था, जिसमें सैकड़ों लोग नीचे दब गए थे। हादसे को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे। ऐसे में इतने दिनों तक मलबे में किसी का जिंदा मिलना नामुमकिन था। पर इंसान या साइंस चाहे कितनी लिमिट सेट कर ले, उम्मीद और विश्वास ने हमेशा से दुनिया को गलत साबित किया है। सख्त कंक्रीट और लोहे के सरियों को काटते हुए अंधेरे में उसे एक हल्की आवाज सुनाई देती है। वो और जोर से काम पर लग जाता है। कई देर की मेहनत के बाद मलबे को हटाते ही उसे एक लड़की के पैर नजर आते हैं। ये थी 19 साल की पार्क संग, जो पिछले 16 दिनों से कंक्रीट और मलबे के ढेर के नीचे इसी जगह फंसी हुई थी। पार्क ने अन से कहा कि मैंने कपड़े नहीं पहने, गर्मी से बचने के लिए मैंने उन्हें फाड़ दिया। जिस पर एन ने जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। पार्क इतना कहकर रोने लगी। कहानी की शुरुआत होती है 29 जून 1995 के दिन से, जब लोग रोजाना की तरह सोल में मौजूद सैमपुंग डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे। ये मॉल 6 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था। ये मिड 90s का टाइम था, जब साउथ कोरिया की इकोनॉमी काफी बूम कर रही थी। इस मॉल में बच्चों के खिलौनों से लेकर गहनों के महंगे शोरूम्स जैसी हर तरह की दुकानें थीं। दर्जनों रेस्टोरेंट्स और लग्जूरियस स्टोर्स, जिनमें सैकड़ों एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। हर रोज यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग आ रहे थे। एक ऐसा ही रेस्टोरेंट इसके 5th फ्लोर पर था, जिसने सबसे पहले दरारों के बारे में मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया था। जब इसकी तहकीकात करने उस मॉल के फैसिलिटी मैनेजर ली आए, तो उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के सपोर्ट कॉलम्स के पास वाले एरिया में क्रैक आ गए थे और कुछ जगहों पर छोटी छोटी दरारें दिख रही थीं। उन्होंने इस बात को ज्यादा बड़ी नहीं समझा और उस रेस्टोरेंट के मालिक को जल्दी रिपेयर करा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने रेस्टोरेंट के ओनर्स को इस बारे में किसी को बताने से मना भी कर दिया। धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ने लगा, स्टोर में भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। तभी 4th फ्लोर पर कस्टमर्स ने एक अजीब सी तेज आवाज सुनी। एक बार फिर से मैनेजर ली मामले की जांच करने ऊपर जाते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगा कि रिसेंटली इंस्टॉल की गई एसी यूनिट की वजह से ये वाइब्रेशंस हो रही हैं। वो पूरे स्टोर के एसी को बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में भी कुछ एम्प्लॉइज ने भी बिल्डिंग में वाइब्रेशंस को महसूस किया था। मैनेजर ली ने जब फिर से जांच पर डीडीएचताल की, तो टॉप फ्लोर पर वो क्रैक्स 10 सेंटीमीटर तक बढ़ चुके थे। 5 बजे टॉप फ्लोर की छत नीचे झुकने लगी थी, जिसे देखकर स्टोर वर्कर्स ने ऊपर वाले फ्लोर को कंप्लीटली बंद कर दिया। इसके 52 मिनट बाद ऊपर से आने वाली आवाजें और तेज हो गई और छत चरमराने लगी। वर्कर्स ने भागकर सेफ्टी अलार्म्स बजाकर लोगों को इवैक्यूएट करना चाहा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक झटके में ऊपर वाला फ्लोर नीचे धंस पड़ा और ऊपर रखे एसी यूनिट्स नीचे आ गिरी। इसी के साथ साथ बिल्डिंग्स के सपोर्ट कॉलम्स भी कोलैप्स कर गए। पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सिर्फ 20 सेकंड्स में जमीन में समा गया। उस वक्त वहां हजारों लोग थे। पूरा इलाका लोगों की चीख पुकार से गूंज उठा। चारों तरफ धूल का गुब्बार था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। घटना की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम्स कुछ मिनट्स में ही मौके पर पहुंच गई। बिल्डिंग के गिरने से कुछ जगहों पर छोटी छोटी आग भी लग गई थी, जिसको फायर फाइटर्स ने पानी की बौछारों से बुझा दिया। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था, पर अगले दिन सोल के मेयर चॉय प्योंग ने अनाउंस किया कि उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उस बिल्डिंग के साइड वाले हिस्से अब भी नीचे नहीं गिरे थे, जो धीरे धीरे साइड में झुकने लगे थे। इससे रेस्क्यूअर्स की जान को भी काफी खतरा था। पर उस मलबे में सैकड़ों लोगों के घर वालों ने यह खबर सुनते ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे हालत काफी नाजुक हो गए। कई जगह पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। इसलिए रेस्क्यूअर्स ने साइड की बिल्डिंग्स को केबल से बांध दिया और ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। अगले 2 दिनों तक बहुत सारी लाशें निकाली गई। कुछ लोग उनमें जिंदा भी निकले थे। बाद में पता चला कि आग बुझाने के लिए जो पानी की बौछार की गई थी, उससे अंदर फंसे कुछ लोग डूबकर मर गए। 300 से ज्यादा लाशें बाहर निकाली जा चुकी थी। 1 हफ्ते बाद उन्हें लगा था कि अब किसी के जिंदा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि बिना खाने पीने के ऐसे हालत में सरवाइव करना बहुत मुश्किल काम था। पर 16 दिन बाद उन्हें पार्क उस मलबे में से जिंदा मिली थी, जो उसके ऊपर रिश्ता बारिश का पानी पीकर जिंदा बच गई। इस हादसे में 502 लोगों की जान चली गई और 937 लोग
गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सरकार पर अब प्रेशर था कि वो पता लगाए कि इस हादसे के पीछे क्या रीजन था, क्योंकि लोगों में अफवाह फैलने लगी थी। कुछ का कहना था इसके पीछे कोई गैस लीकेज था, कोई इसे नॉर्थ कोरिया की साजिश बता रहा था। इसकी जांच का जिम्मा डनकुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चंग लान को सौंपा गया, और जो सच सामने आया वो बहुत ही घिनौना था। साउथ कोरिया में जब इकोनॉमी बूम हो रही थी, तब वहां काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था संपूर्ण ग्रुप के पास, जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। वो लोगों के रहने के लिए एक 4 मंजिला इमारत बनाना चाहते थे, और इस बिल्डिंग को बनाने का काम वूसुंग नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था। पर जब काम शुरू हो गया तो सैमपुंग ग्रुप के मालिक ली जून का मन बदल गया, और अब ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बजाय एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना चाहती थी। इसी के साथ उन्होंने इस बिल्डिंग के प्लान में एक एक्स्ट्रा फ्लोर भी ऐड कर दिया, जहां वो एक स्केटिंग रिंक बनाना चाहते थे। पर ली जून का मन एक बार फिर बदल गया, और उन्होंने इस टॉप फ्लोर से और पैसा कमाने के लिए इसमें रेस्टोरेंट्स के लिए जगह बना दी। इसके साथ ही उन्होंने एस्केलेटर्स लगाने के लिए बिल्डिंग के सपोर्ट कॉलम्स भी कम कर दिए, जहां पहले डिजाइन के हिसाब से कम 16 कॉलम लगने थे, अब उनकी संख्या सिर्फ 8 कर दी गई। इस बिल्डिंग को बना रही वूसुंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इन सब चेंजेस को गलत बताया, और उन्हें आगाह भी किया कि इससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगी और ये बहुत खतरनाक है। जब इस कंपनी ने इन चेंजेस को करने से मना कर दिया तो ली जून ने उन्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया और एक दूसरी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे दिया, जो उनके हिसाब से काम करने को तैयार थी। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चर का यूज किया गया था, मतलब जहां नॉर्मली इमारत में बीम और पिलर्स से सबसे पहले इसका ढांचा बनाया जाता है और फिर बाकी का काम निपटाया जाता है, वही फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चर में नीचे लगी बीम के भरोसे ही ऊपर की छत को टिका दिया गया, जिससे नीचे लगे कॉलम्स पर स्ट्रेस काफी बढ़ गया था, मानो एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा चढ़ा दिया जाए। जहां प्लान में 80 सेंटीमीटर के कॉलम यूज करने थे, उन्होंने टाइम और पैसा बचाने के लिए सिर्फ 60 मीटर के कॉलम यूज किए। जहां फ्लोर बनाने के लिए स्टील के सरियों के लेंटर में सिर्फ 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए था, वहां 10 का दिया गया, जिससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ और भी कम हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से हैरान थे कि इतनी सारी गलतियों के बाद भी ये बिल्डिंग 5 साल तक टिक गई। जब 1990 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार की गई तो इसके आजू बाजू वाली बिल्डिंग्स के लोग इस स्टोर की छत पर रखे एसी के शोर शराबे की कंप्लेंट करने लगे। इसलिए मैनेजमेंट ने उन भारी भरकम एसी यूनिट्स को छत के दूसरे कोने पर पहुंचा दिया, पर उन्हें वहां पर ले जाने के लिए क्रेन के इस्तेमाल की बजाय रोलर्स और पुली का यूज किया गया, जिससे छत पर कई जगह दरारें आ गई थी। और टाइम बीतने के साथ साथ इस एसी यूनिट से होने वाले वाइब्रेशन से ये दरारें और बढ़ने लगी। अप्रैल 1995 तक 5th फ्लोर की कुछ दुकानों की दीवारों में क्रैक्स आ गए थे, इसीलिए उन्हें वहां से नीचे बेसमेंट में रीलोकेट कर दिया गया। इसके बाद भी मैनेजमेंट ने इन्हें रिपेयर नहीं कराया। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी काफी तेज आवाजें सुनाई दी थी, जिसके बाद मैनेजर को इन्फॉर्म किया गया था। जब मैनेजर ने वो सब देखा तो उन्होंने तुरंत अपने सीनियर ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद उसी दिन वहां स्टोर के मालिक ली जून और सीनियर एम्प्लॉइज के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। तब तक ये पता चल चुका था कि बिल्डिंग ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जब मैनेजर ने ली जून के आगे स्टोर बंद करके लोगों को वहां से निकालने की बात कही तो ली भड़क गए, क्योंकि उस दिन वह काफी ज्यादा रश था और अगर स्टोर को खाली कराया जाता तो उनकी कमाई में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता। वो उस वक्त भी लोगों की जान की बजाय सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद ली ने उनकी बात नहीं मानी, मीटिंग वहीं ओवर हो गई। ली और मीटिंग में आए सारे मेंबर्स उस बिल्डिंग को छोड़कर वहां से निकल लिए। उसकी बेशर्मी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने अपनी सगी बहू को भी इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, जो उस वक्त उसी स्टोर में काम कर रही थी। करीब 5:45 बजे ये बिल्डिंग धराशायी हो गई, पर ली जून की बहू इस हादसे में बच गई। उसे एक दिन बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन वो 502 लोग इतने लकी नहीं थे। आखिरी जांच में कोर्ट ने इसके लिए ली जून को दोषी माना और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। इसी के साथ उनके बेटे ली हान सांग, जो इस स्टोर के सीईओ थे, उन्हें 7 साल की सजा मिली। इसी के साथ उस एरिया के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और कुछ ऑफिशियल्स को रिश्वत लेकर ऐसी बिल्डिंग को पास करने के लिए भी जेल हुई। 502 लोगों की मौत के लिए सिर्फ 10 साल की सजा काफी कम थी।
पर कहते हैं कि कानून अमीर लोगों के लिए अलग तरीके से काम करता है। 7.5 साल बाद ही ली जून रिहा हो गए। वो तब तक 80 साल के हो चुके थे और इसके कुछ महीनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना।